हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा बेसिक पावर फ्लो कंडीशन के बारे में पावर सिस्टम के। तो कोई भी दो सिस्टम के बीच में जब भी हम पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो डेफिनेटली कोई सर्टेन कंडीशन होगा जो मेट होगा तो ही पावर ट्रांसफ़र होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं आज वही डिराइव करने का कोशिश करूँगा। एक सिंपल डायग्राम मैंने लिया है। सेंडिंग इन EMF है, ये लोड एंगल है, ये करंट है एट -5 लैग, ये R+J ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है एंड ये लोड है। यहाँ पे मैं तो आपको डायग्राम समझा देता हूँ। तो ये मैंने लोड प्लस माइनस दिखाया। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि वो डीसी सोर्स है, ओके। ये डीसी सोर्स नहीं है, ये किस मोटर का बैक EMF रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको सप्लाई दे रहे हो, मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई को अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए वो बैक EMF क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये बैक EMF है, फाइन। अभी ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर R+JX रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, I at an angle phi. Phi is the lag phase angle, मीन्स करंट हमारा लैग कर रहा है। एंड ये जो नेगेटिव साइन है ये लैगिंग को डिनोट कर रहा है कि आई लैग कर रहा है। हम वोल्टेज फेजर को अगर 0 डिग्री मान लें कि वोल्टेज फेजर हमारा 0 डिग्री पे, तो करंट लैग कर रहा है, इसलिए ये माइनस है। और ये माइनस इसके कारण, यहाँ पे जो लोड है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि लोड मैक्सिमम लैगिंग लोड होता है, उसके कारण ये, इसके कारण नहीं। ये मत सोचिए कि इसके कारण, ठीक है, लोड के कारण नहीं है, ओके। अभी क्या है कि आई ई है आपका EMF, ये डेल्टा क्या, डोल्टा होता है लोड एंगल, ठीक है। ये आगे जाके काफ़ी यूज़ होगा पावर सिस्टम में। एक लोड एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर मैं डिफाइन इसको शॉर्ट में करना चाहूँ तो इट इज़ द एंगल बिटवीन सेंडिंग इन फेजर एंड रिसीविंग इन फेजर। तो सेंडिंग इन फेजर अगर आप बनाते हैं, अगर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसीविंग इन फेजर मैं इसको V बना देता हूँ नीचे साइड, ओके। मैं अभी आगे जाके आपको ये भी समझा दूंगा कि ये ऊपर भी हो सकता है, फाइन। मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया करूँगा फर्दर टॉपिक्स में, इसलिए अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बीच के एंगल को मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, सेंडिंग इन फेजर एंड रिसीविंग इन के बीच में। ये इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये अलग अलग इसका इंपॉर्टेंस है, ये एक बड़ा टॉपिक है, मैं आगे बताऊँगा, फाइन। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा सिंपल डेरिवेशन करूँगा। तो अगर अब मैं लूप इक्वेशन लिखूँ, सिंपल लूप इक्वेशन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। E at an angle delta is equal to V at an angle 0 plus I at an angle -phi into R plus JX, फाइन, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि इसको 0 क्यों लिया, इसको डेल्टा क्यों लिया, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी डिराइव करके, बट हमें एक रेफरेंस को तो 0 लिखना होगा ना फॉर सिंप्लिसिटी, और कोई रीज़न नहीं। और यहाँ पे आप माइनस डेल्टा लिख सकते थे, बट ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ये कॉस डेल्टा प्लस जे साइन डेल्टा में ब्रेक होगा इज इक्वल टू V। कॉस 0 इज़ 1, जे साइन 0 इज़ 0, तो 1 प्लस जे 0 प्लस आई, ये ब्रेक होगा। कॉस -5 माइनस कॉस -5 इज कॉस 5 माइनस जे साइन 5, ओके। R प्लस जे एक्स, इसको सेपरेट कर लेते हैं। E कॉस डेल्टा प्लस जे ई साइन डेल्टा इज इक्वल टू V प्लस आई आर कॉस 5, ठीक है। या इसको आप एक स्टेप में जंप नहीं करता हूँ, क्लियर होगा। आई कॉस 5 माइनस जे आई साइन 5 आर प्लस जे एक्स, ओके। ये हो जाएगा V प्लस आई आर कॉस 5 प्लस जे आई एक्स कॉस 5 माइनस आई आर जे आई आर साइन 5, जे इंटू जे -1 और माइनस प्लस आई एक्स साइन 5, ओके। अभी मैं क्या करूँगा कि रियल और इमेजिनरी टर्म को सेपरेट करके कंपेयर करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। तो आपका E कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल टर्म क्या क्या है, यहाँ पे V है, फाइन, प्लस R कॉस थीटा R साइन थीटा। तो इसमें I कॉमन ले लेते हैं, I R cos 5
प्लस एक्स साइन फाई, ठीक है, ये आ गया। अभी डेल्टा मैंने आपको बता देता हूँ, कोई भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम में अगर मैं सिंगल जनरेटर ऑपरेटर सिस्टम बोलूँ तो डेल्टा कैन नेवर एक्सीड 5 to 10 डिग्रीज, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस पर डिटरमाइन करती है। अगर ये तो ज़्यादा बढ़ेगा तो सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा एंड सिंक्रोनाइजेशन लूज भी हो सकता है। तो डेल्टा हमेशा कम होता है, तो हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं कि डेल्टा वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके कॉल, अगर स्मॉल है तो कॉस डेल्टा को इज इक्वल टू डेल्टा लिख सकते हैं। इस पे एक कंडीशन है, जनरली कोई बताता नहीं है, बट डेल्टा इन रेडियन, ओके। जब भी हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं ना कि वेरी स्मॉल देन कॉस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, देन डेल्टा शुड बी इन रेडियन। तो ये अगर हो जाएगा तो ई माइनस वी, मैंने वी को इधर लिया है, इज इक्वल टू आई आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई, ओके। ई माइनस वी को मैं डेल्टा ये लिखता हूँ, ओके। इधर ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर नीचे। तो v इंटू आई इंटू कॉस थीटा कॉस फाई, सॉरी, कल ही मैंने आपको बताया था क्या होता है p, याद कीजिए, v आई कॉस फाई इंटू आर प्लस v आई साइन फाई क्या बताया था q इंटू एक्स बाई वी, ओके। तो इससे हम एक इक्वेशन निकल गया कि डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर इंटू एक्स क्यू बाई वी, ओके। अभी हमें नेक्स्ट डिराइव करना है इमेजिनरी कंपोनेंट को कंपेयर करके, तो मैं थोड़ा इधर मिटा देता हूँ। तो ई साइन डेल्टा, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू था, मुझे याद है इसलिए मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कई बार इसको किया हुआ है इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अभी ये था इमेजिनरी कंपोनेंट को कंपेयर करने पे, इसमें भी आप ऊपर नीचे v मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, e साइन डेल्टा इज इक्वल टू सेम वही मल्टीप्लाई v आई कॉस फाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू आर बाई वी, ठीक है। ये एक और निकल गया हमारा, दो इक्वेशन निकला इससे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो पहला अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे फॉर लार्ज सिस्टम्स, लार्ज सिस्टम के लिए हम क्या बोलेंगे कि r टेंड्स टू 0, मतलब r को हम 0 इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि x बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लार्ज सिस्टम में। अगर आप सिंक्रोनस मशीन की बात करें या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो x का कम रेशियो अगर आप निकालेंगे x बाई आर का, तो x ये रेशियो बड़ा निकलता है, तो उस टर्म में हम r को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम r को इग्नोर करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा आपका, डेल्टा v इज इक्वल टू r तो गया एक्स क्यू बाई वी, तो q इज इक्वल टू डेल्टा v इंटू वी बाई एक्स। ये एक रिएक्टिव पावर का इक्वेशन आया, ठीक है, इसको हम मार्क कर लीजिए। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चला कि रिएक्टिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ सेंडिंग इन एंड रिसीविंग इन वोल्टेज। मैंने यहाँ पे लिया था डेल्टा v इज इक्वल टू ई माइनस वी, ओके। तो उसी तरह इससे भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप इससे निकालेंगे ना तो ये आएगा, आर तो गया पी एक्स बाई वी। अभी क्या है, हमें रिएक्टिव एक्टिव पावर के टर्म में निकालना है, तो P को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, P, ये दो इक्वेशन जो मैंने अभी डिराइव किया है, इससे आप ये भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा और
डेल्टा, है ना, ये डिराइव होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मैंने रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का इक्वेशन डिराइव किया है, ये फ्यूचर में हम काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं, एक जगह नहीं काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है हमारे आगे समझने के लिए, ठीक है। तो हमने यही डिस्कस किया कि बेसिक पावर फ्लो कंडीशन कहाँ से हमने शुरू किया था, सेंडिंग पे लिया, रिसीविंग पे लिया, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। एंड मैंने आपको बोला था, देखिए इससे एक चीज़ मैं इस पर एक थोड़ा सा कंक्लूज़न निकाल लेते हैं फटाक से। देखिए रिएक्टिव पावर का इक्वेशन में क्या आया, डेल्टा वी इंटू वी बाई एक्स। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर डेल्टा वी ज़ीरो हो, इफ़ डेल्टा वी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कर देता हूँ, बेटर होगा। इफ़ डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो देन क्यू विल बी ज़ीरो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं कि रिएक्टिव पावर का ट्रांसमिशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी करने के लिए हमारा सेंडिंग फेजर ई रिसीविंग इन फेजर वी से बड़ा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, क्योंकि अगर कम होगा, आप बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे मैथ्स मुझे भी आता है, ई माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई ये बड़ा होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि वी छोटा होगा मीन्स ई लेस देन वी, तो क्यू नेगेटिव निकलेगा मेरे भाई, एंड ये उल्टा पावर ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट ए टू बी निकालने के लिए हमेशा सेंडिंग इन फेजर रिसीविंग इन फेजर से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, तो ही आप रिएक्टिव पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते किसी भी केस में, चाहे आप जो कर लो, ठीक है। अभी एक और कंक्लूजन हम एक्टिव में भी निकाल लेते हैं। हमने इक्वेशन लिखा था पी इक्वल टू ई वी बाई एक्स। अभी मैं ये इक्वेशन इतना बार लिखूंगा ना कि आपको याद करने का जरूरत नहीं, आपको रट जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है। तो ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा होता है, ठीक है। ई आपका सेंडिंग इन, वी रिसीविंग, ये बीच का आर को मैंने बोला इग्नोर कर रहे हैं, बेसिकली अप्रोक्सीमेट करके ज़ीरो से अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो अब इसमें आप देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बेसिकली ये दोनों ज़ीरो तो नहीं होगा ना, क्योंकि दो रिसीविंग सेंडिंग वोल्टेज है, तो ज़ीरो तो आप मत सोचिएगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट। तो ये दोनों ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो है। एक्स एक ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है, नॉन ज़ीरो है, तो साइन डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, मैंने लिखा भी था। तो इससे एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है, अगर P को आपको पॉजिटिव बनाना है, मतलब आपको एक्टिव पावर ट्रांसफर करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो डेल्टा शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। अगर डेल्टा आपका, डेल्टा अगर इस केस में ये ज़ीरो है, तो अगर डेल्टा आपका पॉजिटिव नहीं है, तो आप रिएक्टिव पावर पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं भेज सकते। देयर इज़ ओनली वे टू सेंड सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्टिव पावर, there is only one way to send active power from point A to point B. You have to maintain the load angle of sending in greater than receiving in, then only you can send the active power. And for sending the active power, your voltage magnitude of sending in phasors should be greater than receiving in phasor, then only you can transfer reactive power. तो ये दो डेरिवेशन अभी आपको आगे जाके काफ़ी काम आएंगे, एंड ये एक बेसिक पावर फ्लो का कंडीशन है, क्राइटेरिया है, ये आप काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।